बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, आज के डिस्कशन में हमने कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी से पर्टेनिंग एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कवर करना है। हमारे पास समर 2000 जून 2015 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 1 है। 22 मार्क की वेटेज इस सवाल की, और ये कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी से पर्टेनिंग एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें नॉर्मल टैक्स रिजीम भी नजर आएगा, इसके अंदर हमें मिनिमम टैक्स रिजीम भी नजर आएगा, इसके अंदर हमें फाइनल टैक्स रिजीम भी नजर आएगा, पोर्शनमेंट का भी कॉन्सेप्ट होगा, और बहुत सारी चीजें जो कि इस सवाल के अंदर अप्लाई हो रही होगी। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है जिसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक वक्त में कवर होंगे, एक वक्त में रिवाइज होंगे। तो इसे रीड करते हैं और फिर डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं। समर 2015 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 1, 22 मार्क की वेटेज। सवाल को रीड करने से पहले अगर मैं सवाल की रिक्वायरमेंट को रीड करूं तो सवाल की रिक्वायरमेंट में कहता है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर, compute the taxable income and net tax payable or refundable by KL, that is Khalis Limited, for the tax year 2007। हमारे पास एक कंपनी का डाटा दिया हुआ है खालिस लिमिटेड के नाम से, और हमें इसका इनकम टैक्स पेबल या रिफंडेबल का नंबर कैलकुलेट करना है, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है, टैक्स ईयर 2007 है। कहता है इग्नोर WWF मिनिमम टैक्स एंड ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स। मिनिमम टैक्स ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स हमें कैलकुलेट नहीं करना है, WWF हमें इग्नोर करना है। एंड शो ऑल रेलिवेंट एग्जेम्पशन, एक्सक्लूजन, रिक्लासिफिकेशन एंड डिसअलाउंसेस। और जो भी इनकम एक्सक्लूड करेंगे, एग्जाम करेंगे, रिक्लासिफाई करेंगे, डिसअलाउ करेंगे, सब कुछ हमें अपनी वर्किंग में प्रेजेंट करना है। अब चलते हैं हम सवाल की इंफॉर्मेशन की तरफ। कहता है खालिस लिमिटेड, a listed company, primarily engaged in the business of manufacturing, supply and exports of wide range of product. KL also rendered services both locally and in international market. Following information has been extracted from the KL record for the year ended 31st December 2006। एक कंपनी हमारे पास खालिस लिमिटेड के नाम से एक लिस्टेड कंपनी है जो कि वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है, लोकल सप्लाई करती है, एक्सपोर्ट्स करती है। इसके अलावा लोकली और इंटरनेशनल मार्केट में ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। और ईयर एंड इसका 31 दिसंबर 2007, 31 दिसंबर 2006, यानी कि स्पेशल टैक्स ईयर 2007 है। तो हमारे पास जो ये नंबर्स दिए हैं, ये रुपीज इन थाउजेंड्स दिए हैं। हमारे पास ग्रॉस सेल्स हैं 350.5 मिलियन, कॉस्ट ऑफ सेल्स है 245.35 मिलियन। फिर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, फाइनेंशियल चार्जेस, अदर इनकम और प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आता है तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें सेल्स का ब्रेकअप दिया हुआ है। ये जो हमारे पास ग्रॉस सेल्स है 350.5 मिलियन की, कहता है 50.2% ऑफ द ग्रॉस सेल्स आर रिलेटेड टू गुड्स एक्सपोर्टेड टू द कंट्रीज इन यूरोप एंड यूएस। These sales reflect the C&F price, that is cost and freight price of the goods exported. 85% of the above export sales were realized in the current year, and KL also realized 20 million from the last year export sales. No separate accounts were maintained by KL for the business of export of goods manufactured in Pakistan. कह रहा है हमारी जो 350.5 मिलियन की सेल्स है ना, इसमें से 50.2% यानी कि तकरीबन 50% सेल्स एक्सपोर्ट सेल्स है जो कि हमने यूरोप और यूएस में गुड्स एक्सपोर्ट किए। जो भी इस 350 मिलियन का 50% आएगा, ये अमाउंट कॉस्ट एंड फ्रेट प्राइस है, यानी कि इस एक्सपोर्ट प्रोसीड्स के अंदर हमने सामने वाले से एक्सपोर्ट गुड्स की कॉस्ट और जो भी ट्रांसपोर्टेशन, जो भी फ्रेट चार्जेस वगैरह सब कुछ रिकवर किया। हमारा जो अरेंजमेंट है एक्सपोर्ट सेल्स का, वो CNF बेसिस पे। दो तरह के अरेंजमेंट होते हैं, एक FOB फ्रेट ऑन बोर्ड और एक CNF कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट वगैरह। फिर कहता है कि जो भी हमारी करंट ईयर की एक्सपोर्ट्स है ना, उसमें से 85% प्रोसीड्स हमने करंट ईयर में रिकवर कर ली, करंट ईयर में रियलाइज कर ली। और लास्ट ईयर की एक्सपोर्ट सेल्स का 20 मिलियन, लास्ट ईयर की एक्सपोर्ट सेल्स का 20 बिलियन भी हमने करंट ईयर में रिकवर किया, करंट ईयर में रियलाइज किया। कहता है नो सेपरेट अकाउंट्स वर मेंटेन बाय केएल फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान। हम केएल के इस एक्सपोर्ट बिजनेस की कोई सेपरेट अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते, जो भी ये सब कुछ इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आ रहा है। फिर कहता है 3% of the gross sale comprises of receipts from export house against provision of services of dyeing and embroidery to them. However, the export house inadvertently failed to deduct withholding tax from the payment made to KL. These goods were subsequently exported to Japan by the export house. ये जो हमारे पास 350.5 मिलियन की सेल्स आ रही है, इसमें से 3% हमारी सर्विसेज, हमारी सेल्स है जो कि हमने एक्सपोर्ट्स हाउस को सर्विसेज प्रोवाइड किए। और कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड किए? डाइंग और एम्ब्रॉयडरी की सर्विसेज प्रोवाइड किए। सर, अगर हम किसी एक्सपोर्ट हाउस को, किसी एक्सपोर्टर को डाइंग और एम्ब्रॉयडरी की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो ये बेसिकली टेक्सटाइल वैल्यू एडेड सर्विसेज है। और टेक्सटाइल वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है एक्सपोर्टर को, तो एक्सपोर्टर को रिक्वायर्ड था कि वो हमारी पेमेंट के ऊपर 1% का टैक्स हमारा डिडक्ट करता। यहाँ पे कहता है इस एक्सपोर्ट हाउस ने
गलती से हमारा टैक्स डिडक्ट नहीं किया, गलती से हमारा टैक्स डिडक्ट नहीं किया, और जो भी हमने गुड्स की डाइंग और एम्ब्रॉयडरी की सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड की, वैल्यू एडेड टेक्सटाइल वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड की, वो गुड्स फिर इस एक्सपोर्टर ने सब्सिक्वेंटली जापान एक्सपोर्ट कर दिए। Rest of the sales are inclusive of 18% sales tax and were made to both corporate and individual customers in the local market. बाकी जो भी सेल्स है वो हमने इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट कस्टमर्स को किए, और जो भी सेल्स प्राइस है वो 18% इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स है। अब देखें, सबसे पहली वाली सेल्स हमारी एक्सपोर्ट सेल्स है, सबसे पहली वाली सेल्स हमारी एक्सपोर्ट सेल्स है, और एक्सपोर्ट सेल्स हमारी अपडेटेड लॉ के हिसाब से मिनिमम टैक्स रिजीम एमटीआर रिजीम में चार्जेबल टैक्स होगी। फिर यहाँ पे एक बात बताइए कि सीएनएफ बेसिस की प्राइस है। हम ये बात जानते हैं कि जब हम एक्सपोर्ट प्रोसीड्स के अगेंस्ट कॉमन एक्सपेंसेस को अपोर्शन करते हैं, जब हम एक्सपोर्ट प्रोसीड्स के अगेंस्ट कॉमन एक्सपेंसेस को अपोर्शन करते हैं, तो हमें एक्सपोर्ट्स की सेल्स सीएनएफ वैल्यू नहीं बल्कि एफओबी वैल्यू रिक्वायर्ड होगी। जब हम हमने कॉमन एक्सपेंसेस को एक्सपोर्ट इनकम के अगेंस्ट, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की इनकम के अगेंस्ट अपोर्शन करेंगे, तो जो बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट होगी वो रेवेन्यू बेसिस होगी, टर्नओवर बेसिस होगी। लेकिन जो हमें रेवेन्यू और सेल्स का नंबर चाहिए वो सीएनएफ बेसिस नहीं होना चाहिए, वो एफओबी बेसिस होना चाहिए, फ्रेट ऑन बोर्ड बेसिस होना चाहिए। तो अब इस सीएनएफ वैल्यू को एफओबी कैसे बताएंगे, इसके वाले से हमारे पास सवाल में आगे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। फिर उन्होंने बताया कि पिछले साल, इस साल की प्रोसीड्स का 85% रियलाइज किया, पिछले साल का 20 मिलियन रियलाइज किया। यहाँ पर एक बात लिखिए, नो सेपरेट अकाउंट्स वर मेंटेन बाय केएल फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान। नो सेपरेट अकाउंट्स वर मेंटेन बाय केएल फॉर द बिजनेस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान। इस जुमले की क्या रेलेवेंस है? अगर हम अपने पास इनकम टैक्स रूल्स में आए, अगर हम अपने पास इनकम टैक्स रूल्स में आए और इनकम टैक्स रूल्स में मैं एक्सपोर्ट सर्च करता हूँ, अब एक्सपोर्ट सर्च करेंगे तो आपके पास एक रूल 231 सर्च होगा, कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट्स एट्रीब्यूटेबल टू एक्सपोर्ट सेल्स, कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट्स एट्रीब्यूटेबल टू एक्सपोर्ट सेल्स। अब मैं इस रूल को सेलेक्ट करता हूँ, सर्च करता हूँ, मैंने इसे कॉपी करके सर्च किया, तो ये हमारे पास रूल 231 ओपन हो गया। अब इस रूल 231 में बेसिकली ये बताया है कि अगर आप अपने एक्सपोर्ट बिजनेस की सेपरेट बुक्स मेंटेन करते हो तो इनकम कैसे कैलकुलेट होगी, और अगर आप अपने एक्सपोर्ट बिजनेस की सेपरेट बुक्स मेंटेन नहीं करते तो इनकम कैसे कैलकुलेट होती। वेयर अ टैक्सपेयर एक्सपोर्ट्स एनी गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान, द टैक्सपेयर प्रॉफिट एट्रिब्यूटेबल टू एक्सपोर्ट सेल्स ऑफ सच गुड्स शैल बी कंप्यूटेड इन द फॉलोइंग मैनर। Where the taxpayer maintains separate accounts of the business of exports of goods manufactured in Pakistan, the profit of the export business shall be taken to be the such amount as may be determined by the commissioner in accordance with the provision of the ordinance on the basis of such accounts. अगर तो आप अपने एक्सपोर्ट बुक्स की सेपरेट बुक्स मेंटेन करते हो तो उन सेपरेट बुक्स की बेसिस में, उन सेपरेट अकाउंट्स की बेसिस पे जो भी आपकी इनकम डिटरमाइन होगी कमिश्नर के बताए हुए रूल के हिसाब से, यानी कि लॉ के प्रोविजंस के हिसाब से, वो आपकी एक्सपोर्ट्स की इनकम होगी। इन अदर केसेस, इन अदर केसेस का मतलब है कि जहां पे आप एक्सपोर्ट बिजनेस की सेपरेट बुक्स मेंटेन नहीं करते, the profit of such business shall be taken to be the amount which bears to the total profit of the business of the taxpayer from the sale of goods. The same proportion as the export sale of goods manufactured in Pakistan bears to the total sales of goods. ये आसान अल्फाजों में अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है कि आप अपनी बिजनेस का, आप अपनी कंपनी का टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करो, और उस टोटल प्रॉफिट को आप अपनी एक्सपोर्ट सेल्स और जो भी लोकल सेल्स है उनके रेशियो में सिंपली अपोर्शन कर दोगे, यानी कि कॉमन एक्सपेंसेस को रेवेन्यू बेसिस पे हम अपोर्शन कर रहे होंगे। फॉर द पर्पज ऑफ सब रूल, the expression export sales mean FOB price of the goods exported, FOB price of the goods exported, यानी कि जो एक्सपोर्ट सेल्स का आपको नंबर लेना है अपने कॉमन एक्सपेंसेस को अपोर्शन करने के लिए, नेट इनकम कैलकुलेट करने के लिए, वो CNF कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट नहीं बल्कि FOB फ्रेट ऑन बोर्ड बेसिस पे होनी चाहिए। अब इस सवाल में इस प्राइस को फ्रेट इन बोर्ड बेसिस पे कैसे बनाएंगे ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, सवाल में आगे डाटा आएगा। फिर पॉइंट नंबर 2 में कहता है कि हमने सर्विसेज ऑफ डाइंग और एम्ब्रॉयडरी प्रोवाइड की, हमने सर्विसेज ऑफ डाइंग और एम्ब्रॉयडरी प्रोवाइड की है किसी एक्सपोर्ट हाउस को, 3% इसकी सेल्स है और एक्सपोर्ट हाउस ने हमारा टैक्स विदहोल्ड नहीं किया। सर पहले हमने मिनिमम टैक्स रिजीम में हमेशा ये बात पढ़ी है, या फाइनल टैक्स रिजीम, प्रेजेंटिव टैक्स रिजीम में ये बात पढ़ी है कि अगर एक ट्रांजेक्शन के ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स की कलेक्टिबिलिटी या डिडक्टिबिलिटी स्टैब्लिश हो जाए, अगर एक ट्रांजेक्शन के ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स की कलेक्टिबिलिटी या डिडक्टिबिलिटी स्टैब्लिश हो जाए, एक्चुअली विदहोल्डिंग हो या एक्चुअली विदहोल्डिंग ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर विदहोल्डिंग एजेंट को विदहोल्डिंग करनी है और विदहोल्डिंग एजेंट जानबूझकर या जाने अनजाने में विदहोल्डिंग ना करे, स्टिल टैक्स पेयर की इनकम की रिजीम चेंज नहीं होगी। स्टिल टैक्स पेयर की इनकम की रिजीम वही होगी जो कि लॉ के अंदर स्पेसिफाइड है, लॉ के अंदर गिवन है। यहाँ पे इस एक्सपोर्ट हाउस को हमारी प्रोसीड्स के ऊपर 1% की विदहोल्डिंग करनी चाहिए थी। इस एक्सपोर्ट हाउस ने हमारी प्रोसीड्स के ऊपर 1% की विदहोल्डिंग नहीं की। 1% की विदहोल्डिंग ना करने की वजह से इसका नतीजा क्या निकलेगा सर? इसका नतीजा ये निकलेगा कि इवन दो की विदहोल्डिंग नहीं हुई, स्टिल हमारी ये इनकम 1% एमटीआर मिनिमम टैक्स रिजीम ही टैक्स होगी, और जो भी 1% का विदहोल्डिंग टैक्स बनता है फिर वो हम खुद से जमा करवा रहे होंगे, खुद से पे कर रहे होंगे।
इसके बाद कहता है कि बाकी जो सेल्स है वो हम 18% सेल्स टैक्स इंक्लूसिव है, तो हम सेल्स टैक्स का अमाउंट एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि सेल्स टैक्स हम गवर्नमेंट के लिए रिकवर करते हैं, रिकवर करके गवर्नमेंट को पे करते हैं, ये हमारी इनकम नहीं है। और चूंकि हमारी कंपनी एक लिस्टेड कंपनी थी, चूंकि हमारी कंपनी एक लिस्टेड कंपनी थी, तो ये वाली इनकम हमारी नॉर्मल टैक्स रिजीम में चली जाएगी। तो मैं एक जगह पर सारी इनकम्स को जॉट डाउन कर देता हूँ। हमारे पास सवाल में एक्सपोर्ट सेल्स है, टेक्सटाइल वैल्यू एडेड सर्विसेज है, और लोकल सेल्स है। एक्सपोर्ट सेल्स हमारी मिनिमम टैक्स रिजीम है अंडर सेक्शन 154। टेक्सटाइल वैल्यू एडेड सर्विसेज हमारी मिनिमम टैक्स रिजीम है अंडर सेक्शन 153 सबसेक्शन 2। और लोकल सेल्स हमारी नॉर्मल टैक्स रिजीम है। फिर कहता है कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्लूड फ्रेट ऑफ 5 लाख पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू द अबव एक्सपोर्ट्स हाउस। ये जो हमने एक्सपोर्ट हाउस के लिए डाइंग और एम्ब्रॉयडरी की सर्विसेज प्रोवाइड की, 5 लाख रुपए का फ्रेट एक्सपेंस ऐसा है जो कि इस एक्सपोर्ट हाउस को गुड्स डिलीवर करने के लिए इनकर किया गया है। यानी कि ये 5 लाख रुपए का खर्चा कॉमन एक्सपेंस नहीं है, ये 5 लाख रुपए का खर्चा एक तरीके से स्पेसिफिक एक्सपेंस है। फिर कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस इंक्लूड ओशन फ्रेट ऑफ 4.7 मिलियन। दिस रिप्रेजेंट शिपिंग कॉस्ट एसोसिएटेड विद शिपिंग ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड टू कंट्रीज इन यूरोप एंड यूएसए। यानी कि जो हमने पहली सेल्स में से यूरोप और यूएस में गुड्स एक्सपोर्ट किए थे, इस एक्सपोर्ट्स पे हमारी ओशन फ्रेट का कितना खर्चा आया, 4.7 मिलियन। दिस रिप्रेजेंट शिपिंग कॉस्ट एसोसिएटेड विद शिपिंग ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड टू यूरोप एंड यूएसए। अब हमारे पास जो भी हमारी सेल्स का 50% होगा, वो सीएनएफ प्राइस, वो कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट प्राइस होगी। अगर इस कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट की प्राइस से मैं ओशन फ्रेट माइनस कर दूं, तो ओशन फ्रेट माइनस करने के बाद जो हमारे पास सेल्स प्राइस बनेगी, वो हमारी एफओबी बेसिस पे, फ्रेट ऑन बोर्ड बेसिस पे बन रही होगी। यानी पहले मैं क्या करूंगा कि 350 मिलियन का 50% दूंगा, तो मेरे पास एक्सपोर्ट सेल्स की सीएनएफ प्राइस आ जाएगी। और इस सीएनएफ प्राइस से अगर मैं 4.7 मिलियन का ओशन फ्रेट माइनस कर दूंगा, तो हमारे पास एफओबी बेसिस की प्राइस आ जाएगी। फिर कहता है कि क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एक्सपेंसेस है 485,000 के, नो विदहोल्डिंग टैक्स वाज डिडक्टेड फ्रॉम दीज पेमेंट्स। 4,85,000 रुपए के क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एक्सपेंसेस है, इसके अगेंस्ट हमने कोई विदहोल्डिंग नहीं की। विदहोल्डिंग नहीं की तो फिर कंक्लूजन ये होगा कि हमारा अकॉर्डिंगली एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल एक्सपोर्ट रिबेट एंड ड्यूटी ड्रॉबैक ऑफ 7 लाख एंड 4 लाख। सर प्रोविजन तो टैक्स लॉ में एक्सपेंडिचर इनकर्ड ही नहीं होता। जब प्रोविजन टैक्स लॉ में एक्सपेंडिचर इनकर्ड ही नहीं होता, तो इसका एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। लीगल एक्सपेंस ऑफ 1 मिलियन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्प्यूट ओवर टेरिटोरियल राइट, ये बिजनेस एक्सपेंस है, बिल्कुल अलाउ हो जाएगा। रुपीज 3 मिलियन पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अनसक्सेसफुल मार्केटिंग कैंपेन, इवन दो कि मार्केटिंग कैंपेन अनसक्सेसफुल थी, लेकिन बिजनेस एक्सपेंस है, अलाउ हो जाएगा। रुपीज 8 लाख इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग अ लॉन्ग टर्म बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, लॉन्ग टर्म बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट एक्वायर करने के लिए हमने 8 लाख रुपए का खर्चा किया, बिजनेस एक्सपेंस से अलाउ हो जाएगा। रुपीज 2 मिलियन कॉन्ट्रीब्यूटेड टू अ फॉरेन पेंशन फंड, कॉन्ट्रीब्यूटेड टू अ फॉरेन पेंशन फंड, किसी फॉरेन पेंशन फंड में हमने 2 मिलियन कॉन्ट्रीब्यूट किया। ऑब्वियसली अगर ये फॉरेन पेंशन फंड है, तो ये आपके एफबीआर के कमिश्नर से तो अप्रूव नहीं होगा, आपके एफबीआर के कमिश्नर से तो रजिस्टर्ड नहीं होगा। तो सेक्शन 21 इनएडमिसिबल डिडक्शंस में ये है कि अगर हम अनअप्रूव्ड, अनऑथराइज, अनरजिस्टर्ड किसी रिटायरमेंट फंड में कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो फिर वो हमें अलाउ नहीं होता, तो ये हमें अलाउ नहीं होगा। Sales tax of 950,000 paid in respect of entertainment and courier charges relating to KL business. No input tax credit was allowed in respect of such expenditures. देखिए, सेल्स टैक्स का लॉ हम अपने करिकुलम में आने वाले वक्तों में डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ हद तक आप कैफ लेवल पे सेल्स टैक्स का लॉ कवर करके आ चुके हो। बेसिकली हम अपने कस्टमर को जो सेल्स टैक्स चार्ज करते हैं, वो हम रिकवर करके गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। और हमने जो सेल्स टैक्स अपनी परचेजेस पे या अपनी सर्विसेज की प्रोक्योरमेंट पे पे किया होता है, उसकी हम इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट लेते हैं। अगर तो हमने कोई सेल्स टैक्स पे किया और हमने उसकी इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट ले ली, तो फिर तो वो हमारे लिए एक्सपेंस ही नहीं है, फिर वो हमारे लिए एक्सपेंस ही नहीं है। लेकिन अगर हमने कोई सेल्स टैक्स पे किया और हमें उसकी इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट अलाउ ना हो, हमने कोई सेल्स टैक्स पे किया अपनी गुड्स की परचेजेस पे या सर्विसेज की प्रोक्योरमेंट पे, और हमें इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट अलाउ ना हो, तो इसका मतलब है कि अब ये हमारी कॉस्ट बन जाएगा। और अब ये हमारी कॉस्ट बन जाएगा, तो हम इसका एक्सपेंस बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं, ये हमारे लिए एक एडमिसिबल एक्सपेंस होगा। फिर आगे कहता है फाइनेंशियल चार्जेस इंक्लूड्स द फॉलोइंग: markup of 1.2 million paid on a loan obtained from EB Bank Limited for the purpose of advancing concessional loan to KL staff in accordance with the terms of their employment. हमने एम्प्लॉयज को कंसेशनल लोन देने के लिए एक बैंक से लोन लिया, हमने एम्प्लॉयज को कंसेशनल लोन देने के लिए बैंक से लोन लिया, और बैंक से जो लोन लिया उस पर 12 लाख रुपए का सूद इनकर किया। देखिए, एम्प्लॉयज को जो आप सैलरी या बेनिफिट्स या पर्क्स देते हो, ये आपके बिजनेस एक्सपेंसेस होते हैं। तो अगर एम्प्लॉयज को फैसिलिटेट करने के लिए, कंसेशनल लोन देने के लिए आपने लोन लिया और आप इस लोन के ऊपर सूद बर्दाश्त कर रहे हो, इंटरेस्ट बर्दाश्त कर रहे हो, तो ये बिजनेस एक्सपेंस है, बिल्कुल अलाउ हो जाएगा।
मार्कअप ऑफ 9 million on short term borrowing obtained to finance the working capital requirement of the export sales। सर ये भी हमारा अलाउबल एक्सपेंस है और ये हमारा कॉमन एक्सपेंस नहीं है बल्कि स्पेसिफिक एक्सपेंस है क्योंकि ये एक्सपोर्ट सेल से पर्टेन करता है। रुपीज 2.15 मिलियन चार्ज बाय बैंक फॉर द कलेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड। अगेन ये भी हमारे पास बैंक चार्जेस है और कॉमन एक्सपेंसेस नहीं है, एक्सपोर्ट प्रोसीड की कलेक्शन से पर्टेन करता है, तो ये भी एक स्पेसिफिक एक्सपेंस है। फिर अदर इनकम में हमारे पास और डेटा आ रहा है, अदर इनकम में हमारे पास और डेटा आ रहा है। एक्सचेंज गेन ऑफ 2 million, दिस गेन वॉज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट सेल्स। एक्सपोर्ट रिबेट ऑफ 3.9 मिलियन एंड ड्यूटी ड्रॉबैक ऑफ 1.6 मिलियन। अब यहां पे कुछ डिस्कशन जरूरी है। देखें, जैसा कि हम जानते हैं कि फाइनेंस एक्ट 2024 में एक्सपोर्ट्स की इनकम को मिनिमम टैक्स रिजीम में शामिल किया गया। जब से इनकम टैक्स पाकिस्तान में एप्लीकेबल हुआ, जब से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 वजूद में आया, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के वजूद में आने के बाद से लेकर अब तक, फाइनेंस एक्ट 2024 से पहले तक, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स 1% एफटीआर में टैक्स होता था। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स 1% एफटीआर में टैक्स होता था। और एक एफबीआर का सर्कुलर था कि अगर आपने पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट्स की और आपकी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स पाकिस्तान में आई और 1% का आपका टैक्स डिडक्ट हो गया, तो ये 1% का टैक्स आपका एक्सपोर्ट्स की इनकम पे फुल एंड फाइनल टैक्स है। मैं रिपीट कर रहा हूं, हमेशा से एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स फाइनल टैक्स रिजीम में टैक्स होती थी। हम पाकिस्तान से बाहर गुड्स एक्सपोर्ट करें, गुड्स की प्रोसीड रियलाइजेशन में 1% की विदहोल्डिंग होगी और वो 1% की विदहोल्डिंग हमारी फुल एंड फाइनल डिडक्शन ऑफ टैक्स कंसिडर की जाएगी। एफबीआर का सर्कुलर था कि ये जो एक्सपोर्ट्स की प्रोसीड पे आपका 1% टैक्स डिडक्ट होता है ना, ये आपकी एक्सपोर्ट्स की इनकम पे फुल एंड फाइनल टैक्स है। यानी कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करके आपने जो भी इनकम कमाई है, ये इसका फुल एंड फाइनल टैक्स है। अब आपको इसको मजीद कोई टैक्स पे नहीं करना। अब होता क्या है कि जब आप पाकिस्तान से बाहर गुड्स एक्सपोर्ट करते हो, तो गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट करने के लिए कुछ एक्सपोर्ट रिबेट्स दे रही होती है, कुछ ड्यूटी ड्रॉबैक्स दे रही होती है, गवर्नमेंट आपको सब्सिडीज वगैरह दे रही होती है। और एक्सपोर्ट प्रोसीड्स के ऊपर हमारा एक्सचेंज गेन लॉस भी आ जाता है, क्योंकि एक्सपोर्ट प्रोसीड हमें फॉरेन कस्टमर से रिकवर करना होता है ना, तो अगर हमारे पास रिसीवेबल आ रहा है तो एक्सचेंज गेन लॉस भी आ जाता है। तो सर्कुलर में ये लिखा था कि आपने एक्सपोर्ट प्रोसीड्स की रियलाइजेशन पे जो 1% का विदहोल्डिंग टैक्स दिया, ये एक्सपोर्ट्स इनकम का फुल एंड फाइनल टैक्स है। अब अगर एक्सपोर्ट्स इनकम के अगेंस्ट आपके पास कोई एक्सचेंज गेन आता है, कोई ड्यूटी ड्रॉबैक आता है, कोई गवर्नमेंट सब्सिडी आती है, कोई एक्सपोर्ट रिबेट आता है, तो ये चीजों के ऊपर आपको कोई एडिशनल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इन चीजों के ऊपर आपको कोई एडिशनल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मैं रिपीट करता हूं, एक्सपोर्ट्स के हवाले से पास्ट में एक सर्कुलर था जो कि ये कहता था कि आपने एक्सपोर्ट प्रोसीड की रियलाइजेशन पे 1% फाइनल टैक्स देना है। ये 1% फाइनल टैक्स एक्सपोर्ट्स की इनकम की टैक्स डिस्चार्ज कंप्लीटली हो गया। एक्सपोर्ट्स की इनकम पे आपको कोई एक्सचेंज गेन आए, कोई ड्यूटी ड्रॉबैक आए, कोई एक्सपोर्ट रिबेट आए, कोई गवर्नमेंट सब्सिडी मिले, ये चीजें आपकी एडिशनल इनकम कंसिडर नहीं होगी। इन चीजों पे आपको कोई एडिशनल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन फाइनेंस एक्ट 2024 ने एक्सपोर्ट्स को एफटीआर से उठाकर एमटीआर कर दिया, मिनिमम टैक्स रिजीम कर दिया। मिनिमम टैक्स रिजीम में हम क्या करते हैं कि उस रेलिवेंट क्लास ऑफ इनकम की नेट इनकम कैलकुलेट करते हैं। अब जब मैं आज इस सवाल को सॉल्व करूंगा, तो इस एक्सपोर्ट सेल्स पे जो हमारा 2 मिलियन का एक्सचेंज गेन आया, इस एक्सपोर्ट्स की वजह से जो हमें रिबेट और ड्रॉबैक मिला, ये सारी चीजें भी हमारी इनकम कंसीडर होगी, ये सारी चीजें हमारी इनकम कंसीडर होगी और एक्सपोर्ट्स की इनकम में इंक्लूड होगी, एक्सपोर्ट्स की इनकम में ऐड हो रही होगी। तो हमारे पास दो ये इनकम है जिसे हम एक्सपोर्ट के साथ ही मर्ज कर देंगे। फिर कहता है फीस ऑफ ₹10 million received under an agreement from the enterprises in Bahrain in consideration for the use of the KL design, patent, scientific knowledge. This amount was directly transferred into the KL bank account in Pakistan after deduction of tax under section 154A. No direct expenditure was incurred in relation to this income. No direct expenditure was incurred in relation to this income. 10 मिलियन की हमने फीस किसी इंटरप्राइजेस इन बहरीन यानी किसी फॉरेन कस्टमर से रिकवर की, क्योंकि हमने उसे अपना कोई डिजाइन, पेटेंट और नॉलेज इस्तेमाल करने के लिए दिए। तो ये बेसिकली हमारे लिए एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हमारा बाय डिफॉल्ट एफटीआर में टैक्स होगा अंडर सेक्शन 154 है, अंडर सेक्शन 154, अनलेस कि हम ऑप्ट आउट करें, एफटीआर की कंडीशंस फुलफिल ना करें। यहाँ इन्होंने एक बात लिखी है कि बाकी जो आपकी इनकम है ना, उस पर तो एक्सपेंसेस एलोकेट होंगे, उस पर तो कॉमन एक्सपेंसेस का अपोर्शनमेंट होगा, लेकिन नो डायरेक्ट एक्सपेंसेस वर इनकर्ड इन रिलेशन टू दिस इनकम। इस जुमले का क्या मतलब है? इस जुमले का क्या मतलब है? इस जुमले का मतलब है कि आपके जो भी कॉमन एक्सपेंसेस है वो आप इससे अपोर्शन नहीं कर रहे होंगे।
नो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर वॉज इनकर्ड इन रिलेशन टू दिस एक्सपेंसेस दिस इनकम, यानी जो भी हमारे कॉमन एक्सपेंसेस होंगे हम इस इनकम को अपोर्शन नहीं करेंगे। फिर कहता है KL is also engaged as a commission agent by M Limited, a renowned communication company in Pakistan. KL remitted 50 million to its principal M Limited after retaining 4.3 million on account of commission. However, M Limited mistakenly collected advance tax from KL on only rupees 3.6 million. हम किसी M Limited हमारे प्रिंसिपल के लिए एज अ कमीशन एजेंट काम कर रहे हैं, हमने अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे कहीं से 50 मिलियन 5 करोड़ रिकवर किए, अपना 4.3 मिलियन का कमीशन रिटेन किया और बाकी जो भी अमाउंट था हमने प्रिंसिपल को पे कर दिया। प्रिंसिपल को चाहिए था, जो कि अनलिमिटेड एक कंपनी है, प्रिंसिपल को ये चाहिए था कि इसने जो हमने से 4.3 मिलियन का कमीशन हमें एक तरीके से पे किया, हमने पे तो नहीं किया, हमने प्रिंसिपल के ब्याह पे 50 मिलियन रिकवर किए, अपना 4.3 मिलियन का कमीशन रोका, बाकी का अमाउंट का प्रिंसिपल को पे कर दिया। तो प्रिंसिपल को ये चाहिए था कि 4.3 मिलियन की कमीशन के ऊपर हमारा विदहोल्डिंग टैक्स हमसे कलेक्ट करता, हमारा विदहोल्डिंग टैक्स हमसे कलेक्ट करता। लेकिन आगे कहता है कि हमारे प्रिंसिपल ने गलती से सिर्फ 3.6 मिलियन की अमाउंट के ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स विदहोल्ड किया। 4.3 मिलियन की कमीशन इनकम में से सिर्फ 3.6 पे विदहोल्डिंग टैक्स हमसे कलेक्ट किया, बाकी का जो भी डिफरेंशियल आ रहा है मेरे ख्याल 7 लाख रुपए पे हमसे विदहोल्डिंग टैक्स रिकवर नहीं किया है। सर, क्या इस कमीशन पे विदहोल्डिंग होनी चाहिए थी? यस, सेक्शन 233 के तहत कमीशन की पेमेंट के ऊपर या कमीशन अगर एजेंट रिटेन कर रहा है तो उसके विदहोल्डिंग टैक्स की कलेक्शन या डिडक्शन अप्लाई होगी और फिर ये कमीशन की इनकम हमारी मिनिमम टैक्स रिजीम में फॉल करेगी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास सवाल में एक और इनकम है, कमीशन इनकम, जो कि हमारी एनटीआर है अंडर सेक्शन 233, जो कि हमारा एमटीआर सॉरी एमटीआर मिनिमम टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 233। फिर इसके बाद कहता है capital gain of rupees 30,000, capital gain on sale of 30,000 shares in Blue Limited, a listed company, at a price of 120 per share. KL purchased these shares in May 2003 at a cost of 35 per share. No direct expenditure was incurred in relation to this income. इसके अलावा हमने एक लिस्टेड कंपनी के 30,000 शेयर्स पे कैपिटल गेन कमाया है, 120 का शेयर बेचा, 35 रुपए का शेयर खरीदा, हमारे पास एक कैपिटल गेन की इनकम है और ये कैपिटल गेन हमारा सिक्योरिटीज के ऊपर है, यानी कि एक सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है और ये एनटीआर में टैक्स होगा। इसके हवाले से भी लिखा है कि नो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर वाज इनकर्ड इन रिलेशन टू दिस शेयर्स, यानी कि यहां पे भी मैं यही बात लिख दूंगा, नो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर वाज इनकर्ड इन रिलेशन टू दिस इनकम। अब इस सवाल में अपॉर्चमेंट का बहुत ही डिटेल कॉन्सेप्ट कवर होगा, किस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, हमारे पास ये वाली दो इनकम्स तो ऐसी हैं, ये वाली दो इनकम्स तो ऐसी हैं जिनके अगेंस्ट हमें कोई डायरेक्ट एक्सपेंडिचर एलोकेट नहीं करना, क्योंकि कोई भी एक्सपेंडिचर इन इनकम से पर्टेन ही नहीं करता, कोई भी कॉमन एक्सपेंडिचर इनकम से पर्टेन ही नहीं करता है। तो यहां तो मैं क्रॉस लगा देता हूं, ठीक है। अब अगर आप बाकी इनकम्स के ऊपर गौर करें, एक्सपोर्ट सेल्स, टेक्सटाइल वैल्यूडेड सर्विसेज, लोकल सेल्स और कमीशन इनकम, तो हमारे पास बाकी 4 इनकम है। इन 4 में से 3 इनकम ऐसी है जो कि हमारे फाइनेंशियल्स में ग्रॉस बेसिस पे रिकॉर्ड होती है और एक इनकम ऐसी है जो कि हमारे फाइनेंशियल्स में नेट बेसिस पे रिकॉर्ड होती है। क्या मतलब? देखो, एक्सपोर्ट्स का सेल्स भी आ रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी आ रहा है, फिर ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है। टेक्सटाइल वैल्यूडेड सर्विसेज की सेल्स भी आ रही है, ग्रॉस प्रॉफिट भी आ रहा है, फिर ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, सॉरी सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट। लोकल सेल्स की सेल्स आ रही है, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। यानी कि ये 3 इनकम ऐसी है जो कि हमारे फाइनेंशियल्स में ग्रॉस बेसिस पे रिकॉर्ड होती है। ग्रॉस बेसिस का मतलब मैं ग्रॉस ऑफ सेल्स टैक्स नहीं कह रहा, ग्रॉस बेसिस का मतलब है कि आप अपने अकाउंट्स में सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट और फिर एक्सपेंसेस वगैरह शो करते हो। लेकिन कमीशन इनकम एक ऐसी इनकम है जो कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ग्रॉस बेसिस पे नहीं बल्कि नेट बेसिस पे रिकॉर्ड होती है, कि आपके फाइनेंशियल्स में नेट कमीशन इनकम आ जाती है। हम ये नहीं करते कि प्रिंसिपल के ब्याज पे हमने 5 मिलियन रिकवर किया, ये हमारा रेवेन्यू हो गया, प्रिंसिपल को हमने 4.7 मिलियन सॉरी 47 पॉइंट समथिंग मिलियन 46.3 मिलियन रिमिट किया, ये हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गया और 4.3 हमारा कमीशन बन गया। जो सिर्फ 4.3 की कमीशन है ना, जो सिर्फ 4.3 का कमीशन है ना, वो हमारा क्या कहते हैं अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है नेट इनकम बेसिस के ऊपर। तो ये बड़ा अच्छे से समझना है हमें कि कौन सी इनकम हमारे अकाउंट्स में ग्रॉस बेसिस पे रिकॉर्ड होती है, कौन सी इनकम हमारे बेसिस में नेट बेसिस पे रिकॉर्ड होती है। जो इनकम सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट से रिपोर्ट हो रही है, ये ग्रॉस बेसिस रिकॉर्डिंग है। जो इनकम नेट बेसिस पे रिपोर्ट हो रही है, फॉर एग्जाम्पल कमीशन इनकम हो गया, प्रॉफिट ऑन डेट हो गया,
डिविडेंड इनकम हो गया, फॉर एग्जाम्पल गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट हो गया। जब हम अपने कोई फिक्स एसेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बेचते हैं तो हम सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं दिखाते, हम अपने पीएनएल में सिर्फ नेट गेन और लॉस दिखा देते हैं। तो कुछ इनकम फाइनेंशियल्स में ग्रॉस बेसिस पे रिकॉर्ड की जाती है, कुछ इनकम फाइनेंशियल्स में नेट बेसिस पे रिकॉर्ड की जाती है। अब अगर हमारे पास कोई कॉमन एक्सपेंस ऐसा है, अगर हमारे पास कोई कॉमन एक्सपेंस ऐसा है जो कि इस वाली, इस वाले और इस वाले इनकम से पर्टेन करता है और इससे पर्टेन नहीं करता, मैं क्या कह रहा हूं कि आपके पास कोई ऐसा कॉमन एक्सपेंस आता है, आपके पास कोई ऐसा कॉमन एक्सपेंस आता है जो कि इन तीन इनकम से पर्टेन करता है, यानी कि सिर्फ उन इनकम से पर्टेन करता है जो कि ग्रॉस बेसिस पे रिकॉर्डेड है, तो फिर हमारी बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट, हमारी बेसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या होगी? रेवेन्यू बेसिस। अगर तो कोई ऐसा कॉमन एक्सपेंस आता है जो कि एक्सपोर्ट सेल्स, टेक्सटाइल वैल्यू सर्विसेज या लोकल सेल से पर्टेन करता है, कमीशन इनकम से पर्टेन नहीं करता। देखो इन दोनों को तो एक्सपेंसेस एलोकेट ही नहीं होंगे क्योंकि कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर इन दो से पर्टेन ही नहीं करता। अगर कोई कॉमन एक्सपेंस ऐसा है जो कि सिर्फ इन तीन इनकम से पर्टेन करता है और ये तीनों इनकम कौन सी है जो कि ग्रॉस बेसिस पे रिकॉर्डेड है, तो इनकी अपॉर्चुनिटी के लिए बेसिस क्या होंगी? रेवेन्यू बेसिस। लेकिन अगर कोई कॉमन एक्सपेंस ऐसा आता है जो कि इन तीन इनकम से पर्टेन करता है एज वेल एज कमीशन इनकम से भी पर्टेन करता है, कोई कॉमन एक्सपेंस ऐसा आता है जो कि इन तीनों कैटेगरी की इनकम एज वेल एज कमीशन से भी पर्टेन करता है। अब इन तीनों कैटेगरी की इनकम में तो हमारे पास तीनों इनकम ग्रॉस बेसिस पे है, लेकिन कमीशन इनकम ऐसी है जो कि नेट बेसिस पे है। तो अब बेसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी, कॉमन एक्सपेंस को अपॉर्चुनिट करने की बेसिस हमारी जीपी बेसिस होगी, यानी कि ग्रॉस बेसिस प्रॉफिट बेसिस पे हम कॉमन एक्सपेंस को अपॉर्चुनिट करेंगे। ये बात मैंने आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सपेंसेस के कॉन्सेप्ट में बताई थी, यहां मैं रिपीट कर रहा हूं और इस सवाल के अंदर आप उसकी पूरी एप्लीकेशन भी देखेंगे। रूल ये है कि अगर एक कॉमन एक्सपेंस ऐसी क्लास ऑफ इनकम से पर्टेन करता है जो कि ग्रॉस बेसिस पर रिकॉर्डेड है, तो बेसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सपेंस रेवेन्यू बेसिस होंगी। और अगर एक कॉमन एक्सपेंस ऐसी क्लास ऑफ इनकम से पर्टेन करता है जो कि ग्रॉस बेसिस पे है, एज वेल एज ऐसी इनकम से पर्टेन करता है जो कि नेट बेसिस पे रिकॉर्डेड है, तो अब बेसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी रेवेन्यू बेसिस नहीं बल्कि ग्रॉस प्रॉफिट बेसिस होगा। इस तरीके से वो आपको इस सवाल में अप्लाई होता हुआ नजर आएगा। अगर कोई कॉमन एक्सपेंस सिर्फ इन तीन से पर्टेन करता है, अपॉर्चुनिट करने के लिए रेवेन्यू बेसिस होगी। अगर कोई कॉमन एक्सपेंस इन तीनों के साथ साथ इस इनकम से भी पर्टेन करता है क्योंकि ये नेट बेसिस पे रिकॉर्डेड है, तो बेसिस ऑफ अपॉर्चुनिट हमारी ग्रॉस प्रॉफिट बेसिस होगी। किस तरीके से वो मैं सवाल में अप्लाई करके बताऊंगा। फिर इसके बाद हमारे पास लास्ट में आ रहा है कि टैक्स पेड बाय केएल अंडर सेक्शन 147 अमाउंट टू रुपीज 3.45 मिलियन। हमने क्वार्टरली एडवांस टैक्स पे किया है तकरीबन 3.45 मिलियन का। तो एक दफा इस सवाल को, इस वीडियो को पॉज करके आप लोगों ने खुद से अच्छे से रीड करना है। एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, इवन दो कि पुरानी अटेम्प्ट का सवाल है, लेकिन एक बहुत ही अच्छा सवाल है जिसके अंदर हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक वक्त में कवर होंगे। तो सॉल्व करते हैं इस सवाल को। सर सबसे पहले हम कैलकुलेशन करते हैं ऑफ नेट इनकम। हमारे पास हमें अपॉर्चुनिटी वगैरह करनी है, तो अपॉर्चुनिटी के लिए तो हमारे पास एक, दो, तीन और चार, ये चार तरह की इनकम्स है हमारे पास। अपॉर्चुनिटी के लिए एक, दो, तीन और ये चार तरह की इनकम्स है। तो हमारे पास एक्सपोर्ट सेल्स, टेक्सटाइल वैल्यू एडेड सर्विसेज, ये लिख देता हूँ पूरा। फिर हमारे पास लोकल सेल्स, फिर हमारे पास कमीशन इनकम, और एक कॉलम हम टोटल का भी बना लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास सेल्स का नंबर आ रहा है। सेल्स का नंबर हमारे पास कितना है सवाल में? 350.5 मिलियन, 350,500। ठीक है। अब इन्होंने हमसे कहा था पॉइंट नंबर ए में, मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन में, कि 50.2% ग्रॉस सेल्स गुड्स एक्सपोर्टेड है। तो 350.5 मिलियन का 50.2%, 175.95 में। 3% हमारा टेक्सटाइल वैल्यूएडेड सर्विसेज था, तो 350.5 का 3%। रिमेनिंग जो सेल्स है वो हमारी लोकल सेल्स है। अभी यहाँ कमीशन में नहीं, क्योंकि कमीशन का नंबर अदर इनकम में शामिल है, सेल्स में शामिल नहीं है। तो दिस अमाउंट माइनस दीज टू, ये हमारे पास लोकल सेल्स आ गई।
तो 350.5 मिलियन का 50.2%, 3% और बाकी रिमेनिंग। अब सेल्स के नंबर में क्या गड़बड़ है कि पहली वाली जो सेल्स है ना, एक्सपोर्ट सेल्स, ये सीएनएफ प्राइस है। इसे हमें एफओबी बनाने के लिए, हमें इसमें से ओशन फ्रेट माइनस करना पड़ेगा। और एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस में हमारे पास ओशन फ्रेट कितना अवेलेबल है, 4.7 मिलियन। सबसे पहले मैं लेस कर देता हूं ओशन फ्रेट। ये मैं शुरू में ही इसलिए लेस कर रहा हूं ताकि हमारे पास एक्सपोर्ट सेल्स के रेवेन्यू का वो नंबर आ जाए जो कि एफओबी बेसिस पे है। तो ये कितना है, 4.7 मिलियन। फिर हमारे पास पॉइंट नंबर 3, 2 में तो 3% सेल्स का जिक्र था। पॉइंट नंबर 3 में ये था कि जो रेस्ट ऑफ द सेल्स है ना, ये इंक्लूसिव ऑफ 18% सेल्स टैक्स है। तो लोकल सेल्स में से हमें सेल्स टैक्स का अमाउंट बाहर करना पड़ेगा। तो लेस सेल्स टैक्स, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, 164,034 ये इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स है। तो इसे मल्टीप्लाई कर दे 100 से, डिवाइड कर दे 118 से, मल्टीप्लाई कर दे 18 से, डिवाइड कर दे 118 से। चूंकि ये अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स है, यानी कि 100 रुपए की सेल्स पे 18% का सेल्स टैक्स शामिल है, 118 है। तो 118 से डिवाइड किया, 18 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास सेल्स टैक्स अमाउंट आ जाएगा 164,034 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइड बाय 118। ये हमारे पास सेल्स का नेट अमाउंट आ गया, यानी कि वो अमाउंट आ गया जिसकी बेसिस पे हम कॉमन एक्सपेंसेस की अपोर्शनमेंट कर सकेंगे, कर सकेंगे। अब सेल्स के बाद हम लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में हमारे पास सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट थी कि फ्रेट ऑफ 500 पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू दी अबव एक्सपोर्ट हाउस। ये जो हमने 3% वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड की थी एक्सपोर्ट हाउस को, डाइंग और एम्ब्रॉयडरी की, 5 लाख रुपए का खर्चा ऐसा है जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू अबव एक्सपोर्ट हाउस से पर्टेन करता है, यानी कि एक स्पेसिफिक एक्सपेंस है। तो लेस फ्रेट एक्सपेंस, और ये एक स्पेसिफिक एक्सपेंस है, तो मैं स्पेसिफिक लिख देता हूँ, ये पर्टेन करता है इससे। तो 5 लाख रुपए मैंने यहाँ कर दी। अब बाकी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है, टोटल हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स है 245,350, और इसमें से 500 स्पेसिफिक था। तो 245,350, ये यहां से देख रहा हूं मैं, 245,350 और 500 तो स्पेसिफिक था, हमने पहले ही इसको अलग से माइनस कर दिया था। 245,350 से अगर हम 500 अलग कर दें तो ये आ जाएगा 245,350 प्लस 500, 244,850। अब 244,850 हमारा कॉमन एक्सपेंस है, और ये कॉमन एक्सपेंस है इन तीनों से पर्टेनिंग, कमीशन से पर्टेन नहीं करता। ये कॉमन एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ सेल्स का ऐसा है जो कि एक्सपोर्ट सेल से पर्टेन करता है, एक्सटर्नल वैल्यू सर्विसेज पर्टेन करता है, और लोकल सेल से पर्टेन करता है, कमीशन से पर्टेन नहीं करता। तो ये कॉमन एक्सपेंस इन तीन इनकम से पर्टेन करता है, और ये तीनों इनकम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ग्रॉस बेसिस पे रिकॉर्डेड है। तो इसको अपोर्शन करने के लिए जो हमारी बेसिस होगी वो रेवेन्यू बेसिस होगी। मैं लिख इसलिए रहा हूं ताकि जब आप रिवाइज वगैरह करें तो आपको समझ आए कि मैंने कुछ भी वर्किंग क्यों की है। तो ये कॉमन एक्सपेंस ऐसा है जो कि रेवेन्यू बेसिस पे अपोर्शन होगा। तो हम क्या करेंगे, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस। देखिए मैंने दो सेल लॉक कर दिए, एक्सपेंसेस का नंबर चेंज नहीं होगा टोटल, ये वाला नंबर लॉक नहीं किया, और टोटल सेल्स का नंबर लॉक कर दिया। तो ये आ गया एक्सपोर्ट सेल ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स, एक्सपोर्ट सेल्स का कॉस्ट ऑफ सेल्स, टेक्सटाइल वैल्यूडेड सर्विसेज, लोकल सेल्स, यहाँ कुछ भी अपोर्शन नहीं होगा। ये हमारे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट इन तीनों क्लास ऑफ इनकम का। अब ये तीन क्लास ऑफ इनकम का हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, एक्सपोर्ट सेल्स, टेक्सटाइल वैल्यूडेड सर्विसेज और लोकल सेल्स। अब यहाँ पे मैं कमीशन इनकम रख दूंगा, कमीशन इनकम कितनी थी हमारे पास, कमीशन इनकम थी हमारे पास 4.3 मिलियन की। यहाँ पे मैं कमीशन इनकम क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि अब अगर कोई ऐसा एक्सपेंस आता है जो इन चारों से पर्टेन करता है, अब उसके अपोर्शनमेंट रेवेन्यू बेसिस पे नहीं होगी बल्कि ग्रॉस प्रॉफिट और कमीशन की इनकम की बेसिस पे होगी। और अगर कोई ऐसा एक्सपेंस आया जो कि इन तीनों से पर्टेन करता है तो फिर उसकी बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट रेवेन्यू बेसिस ही होगी। इस तरीके से आपको नजर आएगा सवाल।
सर हमने सेल्स को देख लिया, हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स को देख लिया, अब हम आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस पे। तो यहाँ मैं कुछ वर्किंग करता हूँ, या नीचे कर लेते हैं। एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस हमारे पास सवाल में गिवन कितना है? हमारे पास एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस गिवन है 70100, 70100। एडमिन एक्सपेंस से पर्टेनिंग कुछ इन्फॉर्मेशन है। पॉइंट नंबर 1 में ओशन फ्रेट था 4.7 मिलियन का, इसे मैं हटा देता हूँ। इसे मैं हटा क्यों रहा हूँ? क्योंकि ये एक स्पेसिफिक एक्सपेंस है, ये एक स्पेसिफिक एक्सपेंस है। चूंकि ये 4.7 मिलियन का ओशन फ्रेट एक स्पेसिफिक एक्सपेंस था जो कि सिर्फ एक्सपोर्ट सेल से पर्टेन करता था, हमने ऑलरेडी से यहाँ माइनस कर दिया था, तो दोबारा एक्सपेंस के तौर पे तो क्लेम नहीं करेंगे ना, तो मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। फिर इसके बाद हमारे पास क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एक्सपेंस ऑफ 485, नो विदहोल्डिंग वॉज डिडक्टेड फ्रॉम दीज पेमेंट्स, इसे भी लेस कर देते हैं। क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एक्सपेंस कितना है ये? 485। और इसे मैं लेस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि नॉट अलाउड ड्यू टू नॉन विदहोल्डिंग ऑफ टैक्स, क्योंकि हमने इसकी पेमेंट के ऊपर विदहोल्डिंग नहीं की, चूंकि हमने इसकी पेमेंट के ऊपर विदहोल्डिंग नहीं की तो अब हमें ये एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। फिर हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल एक्सपोर्ट रिबेट एंड ड्यूटी ड्रॉबैक है, ये भी हम लेस कर देंगे। और ये क्यों लेस कर रहे हैं? कितना है? 7 लाख और 4 लाख। एक हमारे पास एक्सपोर्ट रिबेट है, तो हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल एक्सपोर्ट रिबेट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल ड्यूटी ड्रॉबैक है, कितना कितना? 7 लाख और 4 लाख। तो 7 लाख और 4 लाख, और ये भी हमें अलाउ नहीं होंगे। रीजन बीइंग नॉट अलाउड बीइंग एक्सपेंडिचर नॉट इनकर्ड। हम ये टैक्स लॉ में बात पढ़कर आएंगे, प्रोविजन एक एस्टिमेटेड एक्सपेंस होता है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड नहीं होता, इसलिए अलाउ नहीं होते। हर चीज की रीजनिंग भी लिख रहा हूँ, हर चीज की रीजनिंग लिखने का सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये है कि जब आप पढ़ने बैठे, रिवाइज करने बैठे, तो आपको पता हो कि सर ने कौन सी चीज क्यों की है। फिर लीगल एक्सपेंस ऑफ 1 मिलियन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्प्यूट ओवर टेरिटोरियल राइट। लीगल एक्सपेंस ये अलाउड एक्सपेंडिचर है, ये अलाउड एक्सपेंडिचर है, तो कुछ भी नहीं करना। सर कुछ भी नहीं करना तो शो क्यों कर रहे हैं? शो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सवाल की रिक्वायरमेंट में हमें कहा था कि जो भी आप काम कर रहे हो उसको शो कर देना, तो मैं इसको इंटेंशनली बता रहा हूँ कि भाई ये एक्सपेंस अलाउड एक्सपेंस है, मैंने लाइन आइटम करके जीरो कर दिया। फिर हमारे पास 3 मिलियन इन रिस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग कैंपेन, इसका भी कुछ नहीं करना, ये भी हमारा अलाउड एक्सपेंस है। फिर हमारे पास 8 लाख incurred फॉर एक्वायरिंग अ लॉन्ग टर्म बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट ऑफ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, इसका भी कुछ नहीं करना, अलाउड है। अच्छा, आईकेप के सजेशन आंसर में, चूंकि ये लॉन्ग टर्म बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है, तो आईकेप ने इसको एक इंटेंजिबल अज्यूम कर लिया, और इंटेंजिबल अज्यूम करके इसको अकॉर्डिंगली जो भी इंटेंजिबल की 25 ईयर्स की लाइफ लॉ में गिवन है, अगर लाइफ अवेलेबल ना हो उस पर अपोर्शन कर दिया। लेकिन मेरा ख्याल है कि लॉन्ग टर्म बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट तो है, लेकिन एक नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंसेस को इंटेंजिबल ट्रीट करना सही ट्रीटमेंट नहीं है। अलबत्ता इंटेंजिबल भी ट्रीट करके अमोटाइज कर सकते हैं, तो या तो एक साथ ही सारा क्लेम कर लें या फिर 25 सालों पे क्लेम करें, कोई इतना सोल्यूशन पे मेजर फर्क नहीं आ जाएगा। तो ये हमारे लिए अलाउड एक्सपेंडिचर है। फिर हमारे पास आ रहा है कॉन्ट्रीब्यूशन टू फॉरेन पेंशन फंड, ये हम हटा देंगे। लेस कॉन्ट्रीब्यूशन टू अनअप्रूव फंड। सर आपको कैसे पता चला कि ये अनअप्रूव फंड है? सर फॉरेन फॉरेन पेंशन फंड है ना, फॉरेन पेंशन फंड है तो पाकिस्तान में तो अप्रूव नहीं होगा। कितना है? 2 मिलियन। फिर हमारे पास सेल्स टैक्स है, और ये सेल्स टैक्स ऐसा है, इनपुट नॉट अलाउड, क्योंकि हमें इसका इनपुट अलाउ नहीं होगा तो ये हमारी कॉस्ट बन गई, और हमारी कॉस्ट बन गई तो हमें ये बिल्कुल अलाउ हो जाएगा, हमें ये बिल्कुल अलाउ हो जाएगा। अब इन सारी चीजों को अलग करने के बाद, इन सारी चीजों को अलग करने के बाद जो हमारे पास सही नंबर आया, एडमिन सेलिंग एक्सपेंस का, वो आ गया 61815, 61815। मैं चेक कर लूं मैंने सब कुछ सही लिखा है। 4.7 मिलियन, 485, 7 लाख 4 लाख, 4.7 मिलियन, 485, 7 लाख 4 लाख, और 2 मिलियन, ठीक है। तो ये आ गया 61815। अब हम क्या करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट से लेस करेंगे
एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस कितना, जो हमने वर्किंग टू में कैलकुलेट किया, दैट इज 61815, 61815। अब देखें, ये जो एडमिन एक्सपेंस है ना 61815, ये एडमिन एक्सपेंस है, एक्सपोर्ट से भी पर्टेन करता है, टेक्सटाइल वैल्यूएडेड सर्विसेज भी पर्टेन करता है, लोकल सेल्स भी पर्टेन करता है, और कमीशन इनकम से भी पर्टेन करता है। अब ये एक ऐसा कॉमन एक्सपेंस है जो कि चारों इनकम से पर्टेन करता है। ऐसी इनकम से पर्टेन करता है जो ग्रॉस बेसिस पे रिकॉर्डेड है, एज वेल एज ऐसी इनकम से पर्टेन करता है जो कि नेट बेसिस पे रिकॉर्डेड है। तो इसकी अपॉर्चमेंट, अब इसकी अपॉर्चमेंट जीपी बेसिस पे हो रही होगी। कैसे? 61815 ये सेल मैंने लॉक कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 40.535 एक्सपोर्ट सेल्स का जीपी, डिवाइडेड बाय चारों के जीपी और कमीशन, तीनों के जीपी और कमीशन का टोटल। मैंने टोटल का यहाँ पे फॉर्मूला इस तरह से कर दिया कि मैंने अपॉर्चमेंट कैसे किया, एक्सपेंस, कॉमन एक्सपेंस मल्टीप्लाई बाय ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ एक्सपोर्ट सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 3 सेल्स एंड कमीशन इनकम। क्योंकि मैंने रेलिवेंट सेल्स को लॉक कर दिया था, इसे मैं सिंपली अपोर्शन कर सकता हूँ, इसे मैं सिंपली अपोर्शन कर सकता हूँ। मैंने फॉर्मूला सिंपली कॉपी पेस्ट कर दी। अब सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस के बाद हमारे पास है सवाल में फाइनेंशियल चार्जेस। इसके लिए हम कुछ वर्किंग करते हैं। पहले तो फाइनेंशियल चार्जेस हमारे पास सवाल में गिवन कितना है, फाइनेंशियल चार्जेस हमारे पास गिवन है 15515, 15515। ठीक है, अब इससे पर्टेनिंग हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। मार्कअप ऑफ 1.2 million paid on a loan obtained from EB Bank for the purpose of advancing concessional loan to KL staff in accordance with term of employment। हमने अपने एम्प्लॉयज को कंसेशनल लोन देने के लिए बैंक से लोन लिया, 12 लाख का इस पे मार्कअप आया। तो मार्कअप टू एबी बैंक, ये बिल्कुल एक अलाउड एक्सपेंस है, ये बिल्कुल एक अलाउड एक्सपेंस है, हमें इसे डिसअलाउ नहीं करना, तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा। फिर हमारे पास मार्कअप ऑफ 9 million ऑन शॉर्ट टर्म बोरिंग ऑब्टेन टू फाइनेंस द वर्किंग कैपिटल ऑफ एक्सपोर्ट सेल्स, एक्सपोर्ट सेल्स की वर्किंग कैपिटल के लिए एक लोन लिया। तो ये हमारे पास मार्कअप ऑन लोन फॉर एक्सपोर्ट सेल्स, ये अलाउ होगा, ये अलाउ होगा, लेकिन ये एक स्पेसिफिक एक्सपेंस है, ये एक स्पेसिफिक एक्सपेंस है। कितना? 9 million। तो मैं इसे यहां से हटा रहा हूं डिसअलाउ करने के लिए नहीं, यहां से मैं हटा रहा हूं डिसअलाउ करने के लिए नहीं, बल्कि मैं अलाउ करवाऊंगा, लेकिन सिर्फ एक्सपोर्ट सेल्स के अगेंस्ट। तो मैं ऊपर हाथों हाथ वर्किंग में ही लेस मार्कअप ऑन एक्सपोर्ट सेल्स 9 million, ये मैंने एक्सपोर्ट्स की कैटेगरी से माइनस कर दिया, मैंने एक्सपोर्ट की कैटेगरी से माइनस कर दिया। फिर ₹2.15 million चार्ज बाय बैंक फॉर द कलेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड। तो ये हमारे पास आ जाएगा बैंक चार्जेस फॉर एक्सपोर्ट सेल्स। अगेन ये भी अलाउ होगा, लेकिन एक्सपेसिफिक एक्सपेंस है, कॉमन एक्सपेंस नहीं है। कितना है? 2150, तो 2150। तो बैंक चार्जेस फॉर एक्सपोर्ट सेल्स भी हम यहाँ पे स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट से माइनस कर देंगे। ये दोनों एक्सपेंसेस मार्कअप ऑन लोन फॉर एक्सपोर्ट सेल्स और बैंक चार्जेस फॉर कलेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड, ये अलाउड एक्सपेंडिचर है, बस ये कॉमन नहीं है, तो सिर्फ इसे एक्सपोर्ट सेल से ही माइनस करेंगे, इसे अपॉर्चमेंट में या कॉमन एक्सपेंस के तौर पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। फिर इसके बाद तीनों इंफॉर्मेशन हो गई, तो टोटल मार्कअप से ये दोनों स्पेसिफिक मार्कअप हटा दिए, तो हमारे पास रिमेनिंग मार्कअप आ जाएगा। अब रिमेनिंग मार्कअप आ गया 4365, एक 9 million था, एक 2150 था, ठीक है, 4365 5 ठीक है। अब ये मार्कअप हमारा कॉमन एक्सपेंस है, तो इसे हम अपोर्शन कर देंगे। मैं हमारे पास 4365। अब ये 4365 का जो फाइनेंशियल चार्जेस रिमेनिंग आ गया हमारे पास, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया कि इससे पर्टेन करता है। तो ऑब्वियसली ये एक्सपोर्ट सेल्स भी पर्टेन करता होगा, टेक्सटाइल रिलेटेड सर्विस भी पर्टेन करता होगा, लोकल सेल्स भी पर्टेन करता होगा, कमीशन से भी पर्टेन करता होगा। तो अगेन ये एक ऐसा कॉमन एक्सपेंस है जो सबसे ही पर्टेन करता है, ग्रॉस बेसिस और नेट बेसिस दोनों वाली इनकम से, तो इसकी बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट ग्रॉस बेसिस होगी। कैसे? 4365 मल्टीप्लाई बाय 40535 डिवाइडेड बाय 79728, और
एक्सपेंस और टोटल ग्रॉस प्रॉफिट का सेल में लॉक कर रहा हूं यहाँ पे, ताकि मैं फॉर्मूला इजीली कॉपी पेस्ट कर सकूं। फिर फाइनेंशियल चार्जेस के बाद हमारे पास क्या है? फाइनेंशियल चार्जेस के बाद हमारे पास है अदर इनकम। उसके लिए भी एक सेपरेट वर्किंग करता है, वर्किंग फॉर अदर इनकम। अदर इनकम हमारे पास सवाल में गिवन है 25850, 25850। अदर इनकम में हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी। Exchange gain of 2 million, exchange gain of 2 million, this gain was related to export sales। तो इसे मैं हटा देता हूं यहां से। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट सेल से पर्टेन करता है। कितना? 2 मिलियन। फिर हमारे पास एक्सपोर्ट रिबेट एंड ड्यूटी ड्रॉबैक। तो हमारे पास एक्सपोर्ट रिबेट है जो कि अगेन एक्सपोर्ट सेल से पर्टेन करता है, और ड्यूटी ड्रॉबैक है। सर आपको कैसे पता है ये ड्यूटी ड्रॉबैक और एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट से पर्टेन करता है? मैं बता रहा हूँ ना कि ये एक्सपोर्ट्स से पर्टेन गवर्नमेंट हमें ड्रॉबैक और ड्यूटी ड्रॉबैक वगैरह दे रही होती है। कितना कितना? 3.9 मिलियन और 1.6 मिलियन। तो 3.9 मिलियन और 1.6 मिलियन। अब देखो मैंने इसे यहां से अदर इनकम से हटाया क्यों? मैंने इसे यहां से अदर इनकम से हटाया क्यों? क्योंकि ये तीनों जो अदर इनकम्स हैं, एक्सचेंज गेन, एक्सपोर्ट रिबेट और ड्यूटी ड्रॉबैक, ये आपकी एक्सपोर्ट्स की इनकम का ही पार्ट है, ये आपकी एक्सपोर्ट्स की इनकम से ही क्लब होगी। तो अब हम क्या करेंगे कि इन तीनों को अपने ऊपर वाली वर्किंग में यहां शो कर देंगे कि मैंने एक्सपोर्ट्स की सेल्स में उसका एक्सचेंज गेन ऐड कर दिया, एक्सपोर्ट सेल्स में एक्सपोर्ट रिबेट ऐड कर दिया और ड्यूटी ड्रॉबैक ऐड कर दिया। क्योंकि ये तीनों एक्सपोर्ट्स की इनकम से पर्टेन करता था, तो मैं जो एक्सपोर्ट्स की नेट इनकम कैलकुलेट कर रहा हूं इसमें मैंने इन तीनों को सेपरेटली ऐड कर दिया। फिर इसके बाद और क्या है सवाल में? फिर हमारे पास एक 10 मिलियन की फीस थी जो कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज थी। तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज अंडर सेक्शन 154A, जिसे हम फाइनल टैक्स जी में ले जाएंगे, 10 मिलियन। इसे मैं यहां से हटा रहा हूं क्योंकि इसको सेपरेटली एफटीआर में टैक्स करवाना है। फिर हमारे पास कमीशन इनकम थी, कमीशन इनकम भी यहां से हटा देता हूं। ये MTR है अंडर सेक्शन 233। इसे भी सेपरेटली देखेंगे। मैं इसे हटा क्यों रहा हूं? फॉर सेपरेट कंसिडरेशन। था 4.3 मिलियन। फिर इसके बाद कैपिटल गेन है। अब कैपिटल गेन हमारा सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है क्योंकि सिक्योरिटीज का कैपिटल गेन है। ठीक है, फॉर सेपरेट कंसिडरेशन इसे भी यहां से हटा देता हूं। से कैपिटल गेन है कितना? 30,000 शेयर्स 120 के बेचे, 35 के खरीदे। तो 30,000 शेयर्स 120 के बेचे, 35 के खरीदे। 30,000 शेयर्स इंटू 120 माइनस 35, ये हमारे पास अकाउंटिंग गेन आ गया, हमारे पास अकाउंटिंग गेन आ गया। और इसे डिवाइडेड बाय 1000 कर देता हूं क्योंकि हम सारे फिगर्स रुपीज इन थाउजेंड्स में कर रहे हैं, हम सारे फिगर्स रुपीज इन थाउजेंड्स में कर रहे हैं। माइनस का साइन भी लगा देता हूँ। तो 2.55 मिलियन ये अकाउंटिंग गेन है, फॉर सेपरेट कंसिडरेशन हमने अलग कर दी। अब हमारे पास अदर इनकम में कुछ बचा है, देख लेते हैं। यस, हमारे पास अदर इनकम में अभी भी 1500 बचा है। इसको भी हम सेपरेट कंसिडरेशन के तौर पे इनकम फ्रॉम बिजनेस में दिखा दें। सिर्फ मैंने अदर इनकम का एक पोस्टमार्टम कर दिया, देख लिया इसमें क्या क्या है गिवन है, क्या क्या गिवन नहीं है। 1500 गिवन नहीं था कि 1500 क्या है। फिर हमारे पास सवाल का डेटा तो मैंने तकरीबन अकाउंट फॉर कर लिया है। अब हम आते हैं अपनी मेन वर्किंग पे। हमने इन चारों क्लास ऑफ इनकम की ग्रॉस प्रॉफिट्स कैलकुलेट किए, एक्सपेंसेस को अपोर्शन किया, एडमिन एक्सपेंस को भी अपोर्शन कर दिया, फाइनेंशियल चार्जेस को भी अपोर्शन कर दिया, कोई एक्सपेंस मिस तो नहीं कर दिया। यह सब कुछ हो गया। तो ये हमारे पास इन सारी क्लास ऑफ इनकम की नेट इनकम आ जाएगी। हमारे पास आ गया नेट इनकम। ये हमारे पास इन सारी क्लास ऑफ इनकम की नेट इनकम आ गई, हमारे पास इन सारी क्लास ऑफ इनकम की नेट इनकम आ गई है। तो हमने चारों क्लास ऑफ इनकम की नेट इनकम कैलकुलेट की, उसके साथ साथ कुछ एंसिलरी वर्किंग्स थी। अब हम आते हैं अपने कंप्यूटेशन पे।
तो हमारे पास खालिस लिमिटेड, स्पेशल टैक्स ईयर 2000X7। खालिस लिमिटेड है एक लिस्टेड कंपनी, सही है। सबसे पहले इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस में कौन कौन सी इनकम दिखाएंगे जो हमने यहाँ पहले वर्किंग की थी। मैं इसे यहीं पे डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ। हमारे पास सवाल में ये सारी इनकम थी। एक्सपोर्ट सेल्स जो एमटीआर है इसे इनकम फ्रॉम बिजनेस में दिखाएंगे। टेक्सटाइल वैल्यूड सर्विसेज जो एमटीआर है इसे भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में दिखाएंगे। लोकल सेल्स जो कि एनटीआर है इसे भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में दिखाएंगे। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एफटीआर है, एफटीआर को हम किसी हेड में क्लासिफाई नहीं करते। कमीशन इनकम हम कमीशन एजेंट भी है, एमटीआर की इनकम इनकम फ्रॉम बिजनेस में दिखाएंगे। और कैपिटल गेन की इनकम हम कैपिटल गेन के हेड में दिखाएंगे। तो हमारे पास एक्सपोर्ट सेल्स की नेट इनकम कितनी थी, 3238। टेक्सटाइल वैल्यूड सर्विसेज की नेट इनकम कितनी थी, 338। लोकल सेल्स की नेट इनकम कितनी थी, 5591। और कमीशन की नेट इनकम कितनी थी, 731। तो ये टोटल हमारे पास बन गया 9898। 9898। अब इन चारों को तो मैंने इनकम फ्रॉम बिजनेस में दिखा दिया, लेकिन हमने अदर इनकम में भी तो 1500 का बैलेंसिंग कैलकुलेट किया जिसका कुछ ना कुछ करना है। अब कुछ बताया नहीं है तो इसे यहाँ पे ले लेते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस में बेसिकली वर्किंग 4 से आ रहा है और ये सारे नंबर्स आपके वर्किंग 1 से आ रहा है। ठीक है, इसके बारे में कुछ बताया नहीं है कि अदर इनकम क्या, तो फिर इसे एनटीआर ही कंसिडर कर लेते हैं। वो कितना था, 1500। देखें, जो आपकी अदर इनकम में 25.85 था ना, इसमें से ये तीन इनकम हमने एक्सपोर्ट सेल्स के साथ मर्ज कर दी थी। ये रही, इसे एफटीआर में दिखाएंगे। कमीशन इनकम को हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस में दिखा दिया था, और कैपिटल गेन में कैपिटल गेन दिखाएंगे। और ये 1500 की अदर इनकम आ गई। तो हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस का जो नंबर बन गया, दैट इज 11398। 11398। इसके बाद हमारे पास कैपिटल गेन सिक्योरिटीज है। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कंसिडरेशन लेस कॉस्ट ऑफ शेयर्स। देखिए, 30,000 शेयर्स हैं जो हमने 120 के बेचे, और चूंकि लिस्टेड कंपनी के शेयर थे तो 0.5% का एडजस्टमेंट फैक्टर लगाएं तो मल्टीप्लाई कर देंगे 0.995 से। इसी तरीके से 30,000 शेयर्स हैं जो हमने 35 के खरीदे थे, और लिस्टेड कंपनी के शेयर है तो 0.5% का ट्रांजेक्शन कॉस्ट का फैक्टर, तो मल्टीप्लाई बाय 1.005। तो कंसिडरेशन आ जाएगी हमारे पास 30,000 मल्टीप्लाई बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 0.995। कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास 30,000 मल्टीप्लाई बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 1.005। ये हमारे पास कैपिटल गेन आ गया। अच्छा, ये हमारे पास फुल फिगर आई और हम सारी वर्किंग रुपीज इन थाउजेंड्स में कर रहे हैं ना, तो इसे मैं यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1000 कर देता हूँ। इसे मैं यहाँ पे डिवाइड बाय 1000 कर देता हूँ। देखो, अकाउंट्स में कैपिटल गेन बन रहा था 2.55 मिलियन, लेकिन टैक्स में कैपिटल गेन बन रहा है 2527, थोड़ा कम हो गया। वो क्यों कम हुआ, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट की 0.5% की एडजस्टमेंट की वजह से कैपिटल गेन का नंबर थोड़ा कम हो गया। तो हमारे पास मेरा ख्याल है कि सारी इनकम दिखा दी हमने। ये हमारे पास टोटल इनकम आ जाएगा, और जो हमारे पास इस सवाल में टोटल इनकम आ रही है वही हमारी टैक्सेबल इनकम भी है। टैक्सेबल इनकम तक पहुंचने के बाद अब हम आते हैं टैक्स लायबिलिटी पे। अब टैक्स लायबिलिटी में इस सवाल में एक चीज तो आसान कर दी थी इन्होंने, कि हमें एसीटी और मिनिमम टैक्स कैलकुलेट नहीं करना था। हमें एसीटी और मिनिमम टैक्स कैलकुलेट नहीं करना था, हमें सिर्फ नॉर्मल एप्लीकेबल रेट से टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी। तो अब हमारे पास सबसे पहले टैक्स ऑन एनटीआर इनकम। टैक्स ऑन एनटीआर इनकम। एनटीआर में हमारे पास कौन कौन सी इनकम है। एनटीआर में हमारे पास एक तो लोकल सेल्स है, एक अदर इनकम है, और एक सेपरेट ब्लॉकेब इनकम। टैक्स ऑन एनटीआर इनकम अदर देन
सेपरेट ब्लॉक। कैसे कैलकुलेट करेंगे? टैक्स ऑन नेट इनकम, यहाँ देखिएगा ब्रैकेट में हमारे पास पहली एनटीआर है लोकल सेल्स 5591, तो 5591। दूसरी हमारी एनटीआर की इनकम है अदर इनकम 1500, बस दो ही है, एक एनटीआर लोकल सेल्स, एक एनटीआर अदर इनकम। मैं यहाँ लिख देता हूँ लोकल सेल्स एंड अदर इनकम। तो 5591 प्लस 1500 का 29%, ये आ जाएगा हमारे पास 5591 प्लस 1500 इंटू 29%। फिर हमारे पास टैक्स ऑन एमटीआर इनकम। अब एमटीआर में हमारे पास तीन इनकम्स हैं, एक्सपोर्ट सेल्स, टेक्सटाइल वैल्यूएडेड सर्विसेज और कमीशन इनकम। तो हमने सबका अलग अलग कैलकुलेट करना होगा। तो टैक्स ऑन एक्सपोर्ट सेल्स, यहाँ पे एक प्रैक्टिकल इशू मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, यहाँ पे मैं एक प्रैक्टिकल इशू आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, एक्सपोर्ट सेल्स के केस में हमें क्या करना होगा कि हम करेंगे हायर ऑफ टू थिंग्स। नंबर वन, टैक्स ऑन नेट इनकम एट 29% और विदहोल्डिंग टैक्स अंडर सेक्शन 154, विदहोल्डिंग टैक्स अंडर सेक्शन 154। देखिए टैक्स ऑन नेट इनकम तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो भी हमारी एक्सपोर्ट सेल्स की नेट इनकम थी, एक्सपोर्ट सेल्स की नेट इनकम कितनी थी 3238, इसका 29%, इसका 29%। अब बात करेंगे विदहोल्डिंग टैक्स की। तो देखें हमारी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स कितनी है, हमारी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स कितनी है 175.951, 175.951। लेकिन इन्होंने इस सवाल में ये कहा था, इन्होंने इस सवाल में ये कहा था कि जो भी आपकी एक्सपोर्ट्स है ना उसका 85% आपने ड्यूरिंग द ईयर रिकवर किया है और 20 मिलियन पिछले साल के एक्सपोर्ट्स का रिकवर किया है। अब ये एक ऐसा एरिया में डिस्कस कर रहा हूँ जो कि लॉ में आंसर्ड नहीं है और प्रैक्टिकली भी यहाँ पे कंफ्यूजन है, प्रैक्टिकली भी यहाँ पे डिफरेंट लोग प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, एमटीआर में आप दो चीजों का हायर लेते हो कि आप अपने विदहोल्डिंग टैक्स और नेट इनकम के जो भी एप्लीकेबल रेट है इन दोनों का हायर लो। लेकिन सवाल ये क्रिएट होता है, सवाल ये क्रिएट होता है कि एमटीआर की केस में एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, पॉसिबिलिटी नंबर वन, कि आप हायर ऑफ नेट टैक्स ऑन नेट इनकम at applicable rate compared with actual withholding during the year। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप क्या करो, टैक्स ऑन नेट इनकम एट एप्लीकेबल रेट, एट एप्लीकेबल रेट, या फिर जो भी आपकी ड्यूरिंग द ईयर एक्चुअल विदहोल्डिंग हुई है इन दोनों का हायर ले लो। एक तरीका ये हो सकता है। लेकिन अगर आप गौर करें ना तो ये जो हम नेट इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ये जो हम नेट इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं एक्रूअल बेसिस पे कि हमारी एक्चुअली इस साल की इनकम अर्न क्या है, इनकम एक्रूअल बेसिस पे क्या इनकम बन रही है। जबकि एक्चुअली विदहोल्डिंग पता है किस पे होगी, एक्चुअल विदहोल्डिंग होगी एक्चुअल पेमेंट्स की बेसिस पे। भाई जरूरत नहीं है ना कि अगर मैं करंट ईयर में 100 रुपए की सेल्स कर रहा हूँ तो 100 रुपए ही रिकवर कर लूँ। अब अगर मैं 100 रुपए में से 80 रुपए रिकवर कर रहा हूँ या 110 रुपए रिकवर कर रहा हूँ तो पीएनएल में मेरी फॉर द ईयर इनकम 100 रुपए की है या फॉर द ईयर रेवेन्यू 100 रुपए का है। लेकिन विदहोल्डिंग मेरी 100 पे थोड़ी है, विदहोल्डिंग तो मेरी 80 110 पे हो सकती है, क्योंकि रेवेन्यू हम एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, इनकम एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं और विदहोल्डिंग पेमेंट से लिंक्ड है। जिस वक्त विदहोल्डिंग एजेंट पेमेंट करेगा उस वक्त वो विदहोल्डिंग करेगा। तो एक तो तरीकाकार ये है कि मैं नेट इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करूं एप्लीकेबल रेट से, जो कि इनकम एक्रूअल बेसिस पे कैलकुलेट हुई है, और जो भी हमारी एक्चुअल विदहोल्डिंग है, जो भी हमारी एक्चुअल विदहोल्डिंग है उस विदहोल्डिंग से कंपेयर करके विचेवर इज हायर कर लूं। ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हम एमटीआर का टैक्स कैलकुलेट करें, टैक्स ऑन नेट इनकम, टैक्स ऑन नेट इनकम एट एप्लीकेबल रेट, और एक्चुअल विदहोल्डिंग नहीं, विदहोल्डिंग टैक्स ऑन करंट ईयर इनकम। यानी कि जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना वो एक्चुअल विदहोल्डिंग टैक्स से ना करें, बल्कि जो इस साल का रेवेन्यू है, जो इस साल की इनकम है, उस इनकम के ऊपर जो विदहोल्डिंग होनी चाहिए थी उसके ऊपर विदहोल्डिंग से कंपेयर करें।
यानी कि हम दोनों को लाइक टू लाइक चलाएं, हमारे हमारे वर्किंग में इनकम फ्रॉम बिजनेस भी एक्रूवल बेसिस पे, नेट इनकम भी एक्रूवल बेसिस पे कैलकुलेट हो, और कंपैरिजन भी एक्चुअल विदहोल्डिंग टैक्स से ना हो, बल्कि जो हमारी करंट ईयर की इनकम बन रही है उस करंट ईयर की इनकम पे जो विदहोल्डिंग टैक्स होना चाहिए था, इवन दो वो अभी रियलाइज नहीं हुआ, जो विदहोल्डिंग टैक्स होना चाहिए था उससे कंपेयर करें। आई होप कि मैं समझा पा रहा हूँ कि ये दो पॉसिबिलिटीज है, दोनों वर्किंग में अलग अलग किया है। एक में मैं ये कह रहा हूँ, मैंने 100 रुपए की सेल्स की और मैंने 80 रुपए रिकवर किए, तो विदहोल्डिंग एजेंट ने 80 रुपए के ऊपर विदहोल्डिंग काटा होगा। तो अब एक तरीका यह है कि मैं साल के आखिर में 100 की इनकम के ऊपर नेट इनकम का टैक्स और 80 की रिसीविंग पे जो विदहोल्डिंग टैक्स है इन दोनों को कंपेयर करूं। ये पॉसिबिलिटी नंबर 1 है। पॉसिबिलिटी नंबर 2 क्या है कि भाई 100 रुपए की सेल्स की जो नेट इनकम है उसके ऊपर एप्लीकेबल रेट से टैक्स, और 100 रुपए की सेल्स के ऊपर जो विदहोल्डिंग होनी चाहिए थी इसको कंपेयर करके आप हायर कैलकुलेट करें। ज्यादा लॉजिकल, ज्यादा अप्रोप्रिएट मेरे हिसाब से ये वाला काम है। ज्यादा लॉजिकल, ज्यादा अप्रोप्रिएट मेरे हिसाब से ये वाला काम है, क्योंकि लाइक टू लाइक कंपैरिजन हो ना, एक्रूअल बेसिस की इनकम का नेट टैक्स एक्रूअल बेसिस के ही विदहोल्डिंग टैक्स से कंपैरिजन। तो ये एक ऐसी चीज है जो लॉ में क्लैरिफाई नहीं है। हो सकता है कि आप किसी ऑडिट क्लाइंट पे जाए या किसी कंपनी का या किसी भी क्लाइंट का टैक्स वगैरह देख रहा हो तो आपको ये वर्किंग नजर आ रही हो। तो ये वर्किंग आपको नजर आ रही हो तो आपने ये कंक्लूड नहीं करना कि वहां पे गलत काम हो रहा है या सर ने आपको सही नहीं पढ़ाया। ये डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं, जब लॉ में चीजें क्लियर नहीं होती तो फिर डिफरेंट प्रैक्टिसेस फॉलो करनी पड़ जाती है। मेरे हिसाब से ये वाला काम ज्यादा सही है, क्योंकि लॉजिकल है, एक्रूअल एक्रूअल कंपैरिजन हो रहा है, लाइक टू लाइक कंपैरिजन हो रहा है। एनीवे, अब हमने एक्सपोर्ट्स की नेट इनकम का 29% लिया, और हमने एक्सपोर्ट्स की करंट ईयर की सेल्स का, एक्सपोर्ट्स की करंट ईयर की सेल्स कितनी थी सर? करंट ईयर की सेल्स ये थी। अब सवाल ये होता है कि सेल्स का नंबर 175951 ले या एफओबी के बाद ओशन फ्रेट के बाद वाला नंबर ले। लेकिन जो आपका बैंक है वो तो आपकी एक्सपोर्ट प्रोसीड पे 1% टैक्स डिडक्ट कर देगा ना। उसे थोड़ी इस बात से गर्ज है कि आपने एफओबी अरेंजमेंट किया या सीएनएफ अरेंजमेंट किया। जो भी आपकी एक्सपोर्ट प्रोसीड पाकिस्तान में आएगी वो आपका 1% का टैक्स डिडक्ट कर देगा। आपने सामने वाले को एक्सपोर्ट जो की है वो एफओबी बेसिस पे किया है, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट बेसिस पे किया है, बैंक को इससे कोई गर्ज नहीं है, बैंक एक्सपोर्ट प्रोसीड का 1% डिडक्ट कर लेगा। एक्सपोर्ट प्रोसीड का 1% इस 175951 वाला होना चाहिए, जो हमें एक्सपोर्ट प्रोसीड पाकिस्तान में रियलाइज होनी है इस साल की इनकम के अगेंस्ट। तो 175951 और 175951 के अगेंस्ट 1%। तो टैक्स ऑन नेट इनकम आ गया 939, विदहोल्डिंग टैक्स आ गया ये। इन दोनों का हायर ले लेंगे, इन दोनों का हायर ले लेंगे। फिर इसी तरीके से हमारे पास और क्या है सर? एक्सपोर्ट सेल्स के अलावा दूसरी एमटी आती है टेक्सटाइल वैल्यू एडेड सर्विसेज। टैक्स ऑन टेक्सटाइल वैल्यू एडेड सर्विसेज, हायर ऑफ टैक्स ऑन नेट इनकम और हायर ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स अंडर सेक्शन 153(1). अब अगेन यहाँ जो विदहोल्डिंग है वो विदहोल्डिंग टैक्स कलेक्टिबल डिडक्टेबल लेंगे, एक्चुअल विदहोल्डिंग टैक्स नहीं लेंगे, क्योंकि आपको याद हो कि इस 3% में तो एक्चुअली विदहोल्डिंग हुई नहीं थी, क्योंकि विदहोल्डिंग एजेंट ने विदहोल्डिंग ही नहीं की थी। लेकिन चूंकि ये इनकम मिनिमम टैक्स रिजीम है तो हम विदहोल्डिंग टैक्स से कंपेयर करेंगे। तो टैक्स ऑन नेट इनकम आ जाएगा, जो हमारी टेक्सटाइल वैल्यू एडेड सर्विसेज की नेट इनकम है 338, इसका 29%। और विदहोल्डिंग टैक्स कितना होगा सर? 3% सेल्स थी, 3% सेल्स का 1%। तो मैं अपनी टेक्सटाइल वैल्यू सर्विसेज की सेल्स का 10515 का 1% कर देता हूँ। इन दोनों का हायर लेंगे, क्या गया 105। फिर और क्या है एमटीआर में? लोकल सेल्स एनटीआर था, कमीशन। टैक्स ऑन कमीशन इनकम, हायर ऑफ टैक्स ऑन 29% और विदहोल्डिंग टैक्स 233। नेट इनकम का 29%, तो कमीशन की नेट इनकम कितनी थी? कमीशन की नेट इनकम थी हमारे पास 731 इंटू 29%। 731 का मैंने 29% ले लिया। और कमीशन पे हमारी विदहोल्डिंग कितनी होनी चाहिए थी सर? कमीशन इनकम थी हमारी 4.3 मिलियन, कमीशन इनकम थी हमारी 4.3 मिलियन, लेकिन सामने वाले ने विदहोल्डिंग 3.6 पे की है, लेकिन हम कंपैरिजन 4.3 के विदहोल्डिंग टैक्स से करेंगे। तो ये आ जाएगा 4.3 मिलियन का 12%। अच्छा, मैं ये नंबर्स की कैलकुलेशन भी यहाँ लिख देता हूँ। 4.3 मिलियन का 12%, ये था हमारे पास 10515 का 1%, और ये था हमारे पास
175951 175। वैसे तो आप एक्सेल फाइल को यूज करोगे तो सारी चीजें ऑलरेडी लिंक हुई होगी, लेकिन स्टिल मैंने लिख भी दिए कुछ कैलकुलेशंस। तो कमीशन की नेट इनकम का 29% आ गया, और जो 4.3 मिलियन का 12% विथहोल्डिंग टैक्स। तो हमारे पास क्या क्या, हमारे पास तीनों एमटीआर की इनकम हो गई, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हमारे पास और क्या है, हमारे पास टैक्स ऑन कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज। मुझे सिक्योरिटीज के कैपिटल गेन के रेट्स याद नहीं आ रहे, तो मैं ऑर्डिनेंस में सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज के रेट हैं, वो सिक्योरिटीज इन डेट से पहले एक्वायर की गई हो तो ये डिफरेंट रेट्स थे, सिक्योरिटीज इन डेट के बाद एक्वायर की गई हो तो ये रेट्स थे। मैंने जो सवाल सोल्व करवाया है आपको, इसमें तो हमने कोई स्पेसिफिक टैक्स ईयर नहीं लिया, हमने 2007 कर दिया था। तो यहाँ पे मैं अज्यूम कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि हमने जो सिक्योरिटीज एक्वायर की है वो 1 जुलाई 2024 के बाद एक्वायर की है। हम करंट लॉ में रहते हुए काम कर रहे हैं। अज्यूम्ड दैट सिक्योरिटीज आर एक्वायर्ड आफ्टर 1 जुलाई 2024, ठीक है। तो यहाँ पे टैक्स कितना बन जाएगा, टैक्स एट 15%। तो कैपिटल गेन का 15%, कैपिटल गेन की इनकम कितनी थी, 2527, इस 2527 का 15%। फिर इसके बाद हमारे पास टैक्स ऑन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जो कि एफटीआर है, जो कि एफटीआर है। हमारे पास देखें कितनी इनकम थी सवाल में, 1 2 3 4 5 6 तरह की इनकम थी। तो हमने क्या सबके अलग अलग टैक्स कैलकुलेट किए हैं। देखो, दो यहाँ पे आ गई, एक सॉरी, एक लोकल से सदर इनकम तो वैसे ही हमने अलग कंसिडर किया है। तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। एक्सपोर्ट सर्विसेज हमारी कितना था सर, हमारा एक्सपोर्ट सर्विसेज पे टैक्स लगेगा, बेसिकली टैक्स एट 1% ऑफ रुपीज 10 मिलियन। 10 मिलियन था ना, हाँ 10 मिलियन। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 मिलियन का 1%, 10 मिलियन का 1%, 100। तो एनटीआर का टैक्स अलग कैलकुलेट किया, एमटीआर का अलग किया, एफटीआर का अलग किया। ये हमारे पास टोटल टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी, ये हमारे पास टोटल टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। सवाल यहाँ तक अभी खत्म नहीं हुआ, सवाल यहाँ पे भी खत्म नहीं हुआ। हो सकता है कि सुपर टैक्स की एप्लीकेशन आ रही हो। वैसे तो टैक्सेबल इनकम हमारी कम ही बन रही है, 13 मिलियन की बन रही है। अगर हम सुपर टैक्स का थोड़ा सा सेक्शन सर्च करें, सुपर टैक्स 4C वाला, हाई अर्निंग एंड पर्सन वाला, सुपर टैक्स जो हमारे पास हाई अर्निंग पर्सन वाला सुपर टैक्स है, ये रेलिवेंट हो सकता है यहाँ पे। अगर इनकम जो इसमें रेट्स दिए हुए हैं, मतलब जो थ्रेशोल्ड दिया हुआ है, उससे ज़्यादा आ रही है। तो सर्च कर लेते हैं। बेसिकली स्टार्ट हो रहा है 150 मिलियन से, कि अगर आपकी इनकम 150 मिलियन से ज़्यादा हो, सॉरी 150 मिलियन से ज़्यादा ना हो, 150 मिलियन तक हो तो फिर तो 0% है, 150 मिलियन से ज़्यादा हो तो फिर 1%, और फिर बढ़ता जाएगा। हमारी तो टैक्सेबल इनकम यहाँ पर कितनी है, 13 मिलियन। 13 मिलियन की टैक्सेबल इनकम है, और एक्सपोर्ट प्रोसीड्स भी है जो, वो भी कितनी है, सर्विसेज की 10 मिलियन। तो ये 150 का मार्क तो हम क्रॉस नहीं कर रहे, 150 का मार्क तो हम क्रॉस नहीं कर रहे, तो यहाँ पे सुपर टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अभी भी सवाल खत्म नहीं हुआ। अब हम लेस करेंगे विद होल्डिंग टैक्स एंड एडवांस टैक्स। यहाँ बहुत सारी पेचीदगियां हैं। देखिए, विद होल्डिंग टैक्स और एडवांस टैक्स जो हमारा माइनस होगा ना, वो तो हमारा एक्चुअल विद होल्डिंग टैक्स ही होगा, वो हमारा एक्चुअल विद होल्डिंग टैक्स ही होगा। अगर मैं सवाल की सीक्वेंस में चलूँ, तो पहले वाले में हमने एक्सपोर्ट प्रोसीड्स का 85% रियलाइज किया था, और 20 मिलियन पिछले साल के रियलाइज किए थे। तो यहाँ पे हमारी विद होल्डिंग सबसे पहले अंडर सेक्शन 154 कितनी होगी, देखो 20 मिलियन आपने लास्ट ईयर के रिकवर किए,
ठीक है, रुपीज इन थाउजेंड से तो 20 मिलियन लिखा है मैंने, प्लस इस साल की जो भी आपके एक्सपोर्ट प्रोसीड्स थी, इस साल की एक्सपोर्ट प्रोसीड्स थी 175,951। सर आप ये कहाँ से देख रहे हैं? मैं ये यहाँ से देख रहा हूँ। इस साल की प्रोसीड्स थी 175,951। इसका आपने 85% रियलाइज किया था, इसका आपने 85% रियलाइज किया था। सवाल में बताया था कि 20 मिलियन लास्ट ईयर की सेल्स के रिकवर किए और करंट ईयर के एक्सपोर्ट्स के 85 मिलियन रिकवर किया। तो करंट ईयर के एक्सपोर्ट्स के 85% और लास्ट ईयर 20 मिलियन पे लास्ट ईयर के। इस पे जो एक्चुअल विथहोल्डिंग होगी वो 2% की होगी। इस पे जो एक्चुअल विथहोल्डिंग होगी वो 2% की होगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 मिलियन प्लस 175,951। फॉर्मूला बाद में देखिएगा, 20 मिलियन प्लस 175,951 इंटू 85%। ये हमारी टोटल एक्सपोर्ट प्रोसीड रियलाइज ड्यूरिंग द ईयर आ गई। ये हमारी टोटल एक्सपोर्ट प्रोसीड रियलाइज ड्यूरिंग द ईयर आ गई कि हमने 175,951 का 85% रिकवर किया। ये आ गया हमारे पास 149.5 और 20 मिलियन लास्ट ईयर के रिकवर किए, तो ये आ गया हमारे पास 169,558। इस 169,558 का 1%, सॉरी 2% हमारा विदहोल्डिंग हुआ। वन जो भी अमाउंट बन रहा है 169,558 का, इसका 2% हमारी इस साल की विदहोल्डिंग। और इसे नेगेटिव में दिखाने के लिए माइनस साइन शो कर देता हूँ। ठीक है, फिर टेक्सटाइल वैल्यू सर्विसेज पे तो विदहोल्डिंग ही नहीं हुई थी। रेस्ट ऑफ द सेल्स पे इन्होंने कहा था रेस्ट ऑफ द सेल्स लोकल और कॉर्पोरेट क्लाइंट दोनों को दिए, विदहोल्डिंग का कुछ बताया ही नहीं है। फिर ये एक्सपेंसेस था, ये एक्सपेंसेस था, कोई विदहोल्डिंग नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे भी विदहोल्डिंग नहीं है। यहाँ पे इन्होंने कहा था कि जो हमारी एक्सपोर्ट प्रोसीड है इस पे 154A के तहत बैंक ने टैक्स डिडक्ट किया है। तो अंडर सेक्शन 154A 10 मिलियन का 1%, 10 मिलियन का 1%, ये 100 मिलियन ही बनेगा, मतलब 1 लाख ही बनेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 10 मिलियन का ही 1% टैक्स कैलकुलेट किया था 100, तो ये भी 100 ही बनेगा। फिर अब कमीशन इनकम हमारी 4.3 मिलियन थी, लेकिन विदहोल्डिंग कितनी हुई है? सिर्फ 3.6 पे। कमीशन इनकम 4.3 है, लेकिन विदहोल्डिंग एक्चुअली कितने पे हुई? 3.6 मिलियन। अच्छा सर, ये आपको तो सारे सेक्शन नंबर याद है कि हमें एग्जाम में सेक्शन नंबर लिखने होंगे? नहीं सर, आपको सेक्शन नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं आपको इंप्रेस भी कर सकूं, और आपको ऑर्डिनेंस में जाके देखना हो तो आप सेक्शन को सर्च कर सके। अदरवाइज आप सिर्फ यूं लिख दें कि विदहोल्डिंग ऑन कमीशन, विदहोल्डिंग ऑन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज काफी है। तो एक्चुअली कमीशन इनकम 4.3 मिलियन है, लेकिन विदहोल्डिंग कितने पे हुई है? 3.6 मिलियन। तो 3.6 मिलियन का 12%। फिर कैपिटल गेन की विदहोल्डिंग का कोई जिक्र नहीं है। 147 का क्वार्टरली एडवांस टैक्स। ये हमारे पास कितना है? 3450। ये हमारा फाइनली यहाँ तक सवाल कंप्लीट हुआ जाता है कि ये हमारे पास टैक्स रिफंडेबल आ रहा है। तो यहाँ तक हमारे सवाल फाइनली कंप्लीट हुआ जाता है। आई होप कि ये सारी चीजें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। आज की इस गुफ्तगू को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।